प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। आज जब हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो एक अजीब तरह की तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं और पाकिस्तान के मसाइल, मुश्किलात और मुसीबतों का जब हम अंदाज़ा करने लगते हैं तो एक बात का ख्याल ज़रूर आता है कि अगर क़याम पाकिस्तान के बाद इस मुल्क के चलाने वाले अगर अपनी तरजीहात का दुरुस्त तयन कर लेते तो आज पाकिस्तान इन मुसीबतों का शिकार ना होता। हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ हमारी तरजीहात गलत बनना शुरू हुई, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने एक बहुत ही मोतबर दानिश्वर और सियासी मुबस्सिर जनाब अली जाफ़र ज़ैदी साहब को यहाँ ज़हमत दी है। ज़ैदी साहब, आपका मैं खैर मकदम करता हूँ, बड़ी मुद्दत के बाद आप तशरीफ़ लाए हैं। मेहरबानी। आप हमें थोड़ा सा एजुकेट करें, कुछ माजी के बारे में बताइए कि ये मुल्क जिन मकासद को पेश नज़र रख के हासिल किया गया था वो मकासद तो पूरे नहीं हुए। बहुत अजीब अजीब तरह के मराहिल, बहुत अजीब अजीब तरह की आजमाइशें, बहुत मुश्किल इम्तहान इस मुल्क पर, इस कौम पर आते रहे। ख़्याल ये था कि एक ठोकर खाएंगे संभल जाएंगे, फिर दूसरी ठोकर खाएंगे फिर संभल जाएंगे, तो शायद हम अपने रास्ते का, अपनी मंजिल का, अपनी तरजीह या तरजीहात का सही तयन कर लेंगे। 65 बरस से ज़्यादा अरसा होने को है, अभी तक हम उस दलदल में जिसमें हम फंसे हुए थे, बजाय निकलने के हम धंसते चले जा रहे हैं। बुनियादी गलती तरजीहात के तयन में कहाँ हुई, किस दौर में हुई? जी बहुत शुक्रिया। ये मौजू आपका जो है ये काफ़ी, इसके लिए प्रोग्राम्स चाहिए क्योंकि तारीख़ पाकिस्तान बहुत गंभीर है और इसके पीछे एक लंबी जद्दोजहद है और पाकिस्तान बनने की जो कहानी है वो अज़ीम मकासद के हसूल की कहानी है और वो मकासद क्यों हासिल नहीं हो सके और पाकिस्तान इस वक्त मुल्लाओं के कब्ज़े में क्यों जा रहा है, ये एक बहुत लम्हा अगर हम इसमें जाएंगे तो काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम समेट के माजी की तरफ देखकर हाल के अंदर रहते हुए और फिर मुस्तक़बिल का कोई तयन कर सकें। और आपकी जो गुफ्तगू, जो सवाल है, इसमें दो इसको हिस्सों में बांटा जाए। एक तो है कि हुक्मरानों की तरजीहात और दूसरा मुस्तक़बिल पाकिस्तान का क्या होगा। हमारी तरजीहात पाकिस्तान बनने के साथ ही इसका तयन गलत हुआ और वो यूँ हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो दुनिया दो दुनियाओं में तकसीम हो चुकी थी। एक दुनिया का आलमी साम्राज्य अमेरिका इंचार्ज था। जब दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद जो दुनिया है उसका इंचार्ज बरतानवी, यानी बहुत सी एम्पायर्स ख़त्म हुई दूसरी आलमी जंग के बाद, तो अमेरिका ने बरतानवी साम्राज्य की जगह ले ली और एक दुनिया के हिस्से का इंचार्ज अमेरिका बन गया। दूसरा जो दुनिया का हिस्सा था वो सोशलिस्ट सोवियत यूनियन ब्लॉक की तरफ गया और हकीकत ये है कि दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन ने दुनिया को नाज़ीज़म और आपका जो ये फाशिज़म है इससे दुनिया को आज़ाद करवाया था। और जब आज़ाद करवाया तो जितनी भी फिर दुनिया में कौमी आज़ादी की तहरीकें चलीं और मुल्क आज़ाद हुए, उसमें जितनी भी हुकूमतें बनती गईं वो सब की सब सोशलिस्ट इकनॉमिक प्रोग्राम की तरफ गईं। और जो नहीं भी गईं, यानी समझ सो कि इटली जहाँ से फाशिज़म ने जन्म लिया था, वहाँ भी जो इलेक्शन हुआ तो वो सोशलिस्ट पार्टी ने जीता। पूरे यूरोप ने 1945 के बाद जितने इंतखाबात हुए वो सब सोशलिस्ट जमातों ने जीते। तो दुनिया दो दुनियाओं में जब तकसीम हुई और पाकिस्तान 1947 में बना तो इसको अपनी राहों का तयन करना था और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, उनको सोवियत यूनियन से दावत आ चुकी थी और वो उसके लिए तैयार भी थे कि जो रूलिंग क्लासेस हैं, जिसको उस वक्त के हुक्मरान तबक़ात कहा जाए, उनका इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब ले जाया जाए। और हमारे वज़ीर ख़ारजा ये चाहते थे, अफसर शाही ये चाहती थी या फ़ौज चाहती थी? नहीं, इसको मैं उस वक्त ये कहूँगा पंजाबी महाजिर शावनिज़म।
जो मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल करके और काठी डाल के बैठना चाहते थे, और जिनको दूसरी कौमियतों से, पाकिस्तान के दूसरे जो मसाइल हैं उनसे कोई सरोकार नहीं था। वो सिर्फ हुक्मरानी में रहना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। उसमें खलीकुज़्ज़मान जैसे लोग भी थे जिनको कायद-ए-आज़म वहाँ छोड़ कर आए इंडिया कि तुम मुस्लिम लीग को यहाँ मजबूत करो। वो वहाँ से जब यहाँ देखा लूटमार का निज़ाम और काम चल पड़ा है तो वो सब छोड़ छाड़ के आ गए, और कायद-ए-आज़म ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, यानी ही रिफ्यूज़ टू सी। तो इस सूरत में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने वो सोवियत यूनियन का जो इनविटेशन है उसके बदले इन्होंने कहकर इनवाइट करवाया लियाकत अली को, और अमेरिका का इनविटेशन का इंतज़ार करते रहे, एंड देन ही वेंट टू अमेरिका। उसके बाद लियाकत अली ने मुल्क को अमेरिका की गोद में डाल दिया। अमेरिका का इंटरेस्ट ये था, अमेरिका की गोद में डाल दिया। हम सस्ते बिके कि महंगे बिके उस मरहले पे? हम बिके, लेकिन उस मरहले पे मेरा ख्याल है कि सस्ता महंगा मामला नहीं था, इसलिए कि अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से पाकिस्तान को बहुत महंगा बेचा जा सकता था, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें इतना विजन नहीं था। उनका इंटरेस्ट इतना ही था कि मुल्क में किसी ना किसी तरह से थोड़ी सी मईशत बेहतर हो जाए, उनकी हुक्मरानी चल पड़े, गंदुम आ जाए। हाँ, मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, माशी हालात अच्छे नहीं थे, जो कि सोवियत यूनियन हमारा नेबरिंग कंट्री था, उसके साथ दोस्ती करते तो शायद बेहतर हालात जल्दी हो जाते। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि कम्युनिज़म को रोका जाए। उस रोकने में हमने एक गंदा किरदार अदा किया। अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमने 1947-48 के बाद शुरू किया। आज तक हम अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन दरमियान में भुट्टो साहब की अवामी हुकूमत भी आती है, अयूब खान का दौर भी। उस वजह क्या है, हम इस गिरफ्त से, इस चुंगल से या इस तलिस्म से क्यों नहीं निकल पाए और क्यों नहीं निकल पा रहे? एक बार ये निकलने की कोशिश हुई, भुट्टो साहब ने की थी कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद हो जाए, और आज़ादी की तरफ चल पड़ी थी। बल्कि भुट्टो साहब इज़ द ओनली वन जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का पुल तामीर किया और उस तरफ पाकिस्तान को ले गए जहाँ पर अमेरिका की भी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान चीन से दोस्ती करे। और चीन से दोस्ती हमारी 1962 वॉर के बाद, जब 1962 की जंग हुई है इंडिया और चीन में, और चीन ने पिटाई की इंडिया की, तो उसके बाद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में गहराई आई और दोस्ती डेवलप हुई। तो अमेरिका को भी ये सूट करता था कि हमारी खारजा पॉलिसी थोड़ी सी चीन की तरफ जाए। हमें सूट करता था कि एनिमी ऑफ द एनिमी इज़ अ फ्रेंड, तो इंडिया का एनिमी हमारा दोस्त है। अमेरिका हमारे इसलिए खामोश था इस मूव पर कि रूस के ख़िलाफ़ हम एक रोल प्ले कर रहे थे। हमने अड्डे दे दिए थे, हमने सीटों सेंटों में हम चले गए थे, फ़ौजी मुआहदे हमने अमेरिका के साथ कर लिए हुए थे, बावजूद है कि अमेरिका ने उस 62 जंग के बाद इंडिया को असला दिया। और मुझे याद है, मैं उस वक्त यानी खुद उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में था। 62 में के बाद जब पाकिस्तान को भी असला दिया गया और इंडिया को भी दिया गया, तो हमने सड़कों पर निकल कर अमेरिका के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद की, अपना शदीद रद्द-ए-अमल शो किया। कराची में तो लोगों ने अमेरिकन सेंटर्स को भी जला दिया, ढाका में भी जलाया गया। सो पाकिस्तान के अवाम की जो तरजीहात रही हैं और पाकिस्तान की जो कौमी तरजीहात रही हैं, उस पे अवाम की तरजीहात पे तो कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन कौमी तरजीहात ज़ियाउल हक़ के ज़माने तक कौमी तरजीहात, चाहे वो गलत थी, गलत डायरेक्शन में गए, लेकिन कौमी तरजीहात को थोड़ा सा एक अपर हैंड या उसको सामने रख कर हिकमत अमली बनाई जाती थी। बनाई जाती थी। लेकिन ज़ियाउल हक़ के बाद
हुआ ये बात काटना चाहूँगा, ये जो ज़िया-उल हक या उनके बाद के अदवार पे हम बाद में बात करेंगे। आप चूँकि पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमाओं में से हैं, भुट्टो साहब के साथ भी आपकी कुर्बत रही। आप ये फरमाइए कि जब भी पीपल्स पार्टी बनी, भुट्टो साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बने और बाख्तियार वज़ीर आज़म बने, तो उनकी या उनकी हुकूमत की तरजीहात क्या थी उस वक्त? या वही नारे थे जो आवाम तक पहुंची, या इसके अलावा कोई तरजीहात थी? ये भी एक इतना बड़ा मौजू है कि इस पे भरपूर सेशन चाहिए। जिस वक्त पीपल्स पार्टी बनी उस वक्त पाकिस्तान में 4 कंट्रडिक्शंस थी। इसको मैं आसान ज़बान में कहना चाहूँगा। एक हमारी जो बुनियादी कंट्रडिक्शन थी वो इंडिया के साथ थी, जिसको आप कौमी कंट्रडिक्शन कहें। दूसरी हमारी कंट्रडिक्शन थी अमेरिका के साथ, जिसको आप आलमी साम्राज्य या दुनिया के हवाले से एक कंट्रडिक्शन थी। तीसरी हमारे यहाँ जो बुनियादी तज़ाद था पाकिस्तान में, जो आज भी है, वो था क्लास कंट्रडिक्शन का, जो अमीर गरीब का एक तबक़ाती तज़ाद था, वो था। और चौथा तज़ाद जो आज भी मौजूद है वो था कौमियतों का तज़ाद, छोटी कौमियतें, उनके हकूक़। और तो ये 4 तज़ाद मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। उसमें जब पीपल्स पार्टी बनी तो उसने जो तरजीहात में पहली बात रखी वो थी रोटी, कपड़ा और मकान, यानी तबक़ाती तज़ाद। लेकिन हुआ ये कि हमारा कौमी तज़ाद, चूँकि भुट्टो साहब 65 वॉर के हवाले से इमर्ज हुए थे, रोटी, कपड़ा, मकान के हवाले से नहीं इमर्ज हुए थे, तो वो एक कौमी रहनुमा के तौर पे जब इमर्ज हुए तो उनके नज़दीक जो भारत पाकिस्तान तज़ाद था वो अहम था। और उसका एंड रिज़ल्ट आप देखते हैं कि एटम बॉम्ब का बनना भी उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी में हम जैसे लोगों की जो डिज़ायर थी, कोशिश थी, जद्दोजहद थी, हमारा सारा लिखना इस जानिब था, बोलना इस जानिब था कि पाकिस्तान में जो अवाम है उनकी जो तज़ाद है, जो गुर्बत है, उसको अभी अगर दूर नहीं कर सकते, कम से कम ट्रेंड तो बना दिया जाए कि आज नहीं तो कल उनकी नस्लों को रोटी, कपड़ा, मकान कभी तो मिलेगा। तो हमारी तरजीहात ये थी, भुट्टो साहब की तरजीहात जो थी वो कौमी तज़ाद के हवाले से थी, और उन्होंने हमारे साथ अपने इस नज़रिए को जोड़ा, ज़ात को भी जोड़ा, और हम इस नारे को लेकर चले और लोगों ने हमें वोट दिया और इलेक्शन हुआ और हम जीते। इसके बावजूद कि 113 मौलवियों ने फतवा दिया कि ये सोशलिस्ट काफिर हैं, लेकिन लोगों ने हमें वोट दिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। उस दौरे हुकूमत में जिन तरजीहात का इंतखाबात में चर्चा किया गया था, वो तरजीहात उस दौरे हुकूमत में किस हद तक पूरी हुई? अच्छा, उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान टूट गया। जब पाकिस्तान टूट गया और उसमें जो टोटल सिनेरियो या सूरत हाल थी वो बदल गई। जब बदली तो हमारे यहाँ फिर जो प्रायोरिटीज़ थी वो भी उसी तरह बदल गई। तो उसमें जंगी कैदी थे और हुकूमत के सारे इंस्टीट्यूशंस टूटे हुए थे वगैरह वगैरह। हमारा उस वक्त भुट्टो साहब को कहना ये था कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को लाने के लिए अदारे तोड़ने पड़ते हैं, पुराने जो मुरब्जा होते हैं एक वो टूटे बात ध्यान में आ रही है। क्या भुट्टो साहब की तरजीहात में एक तरजीह ये भी थी कि इस मुल्क को कायम रखना है, 2 हिस्से बखरों में नहीं होने देना? वो था भुट्टो साहब। तो फिर अगर ये तरजीह थी तो फिर मुल्क टूटा क्यों? वो फिर अगेन उसके लिए एक अलग मौजू है। और वो भुट्टो साहब के नाम जो एक सुर्खी लग गई, इधर तुम उधर हम, मतलब ना मुल्क एक दिन में बनते हैं ना एक दिन में टूटते हैं। बांग्लादेश तो उस दिन बन गया था जिस दिन आपने 1952 में उर्दू ज़बान 54 मुसल्लत कर दी थी। 20% की ज़बान 56 लोगों पर आप, और आपने ढाका नहीं बनाया, आप कैपिटल कराची को बनाया, तो बांग्लादेश तो तभी बनना शुरू हो गया था। वो एक सुर्खी से नहीं बनता कि भुट्टो ने तोड़ दिया या किसी ने। ये जो जुमला भुट्टो साहब के हवाले से कहा गया कि जो उस पार्लियामेंट में जाएंगे या टांगें तोड़ देंगे, बिल्कुल गलत है। मैं खुद स्टेज पर था, उस जलसे में था। उन्होंने इस रेफरेंस से ये बात कही थी कि हम, उससे पहले की बात कोई नहीं करता। उन्होंने कहा था कि ये जो 120 दिन की शर्त है जो याह्या खान ने लगाई थी कि आप 120 दिन में
आइन बनाएं, अगर आप आइन नहीं बनाएंगे तो मैं इस असेंबली को तोड़ दूंगा और फिर इलेक्शन कराऊंगा। और उसका इरादा ये था कि वो 120 दिन में आइन नहीं बनेगा और उसकी हुकूमत चलती रहेगी। तो उस पे भुट्टो साहब ने कहा था कि आज आप 120 दिन की शर्त हटा दें, मैं कल ढाका जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक। उसमें पीपल्स पार्टी के अंदर से 2-1 लोग ऐसे थे जो इस कोशिश में थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने और वो जाएं भुट्टो साहब की मर्जी के फॉरवर्ड ब्लॉक के तनाजुर में, ये तनाजुर में, तो उन्होंने उस तनाजुर, और उसमें अहमद रजा कसूरी वाज द लीडिंग पर्सन, जो अब तारीख में भी वो तो नहीं मानते या मानते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने अपनी किताब में ये सारी तफसीलात दी हैं। तो उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी में कोई इंतशार नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, और अगर कोई गया तो फिर वापस आएगा तो हम उसकी हड्डियां तोड़ेंगे। टांगे नहीं कहा था, हड्डियां तोड़ेंगे। और हड्डियां तोड़ना सिंबॉलिक बात थी। उससे पहले की जितनी, अच्छा, उसी जलसे में उन्होंने कहा कि रावी की नहरों तुम गवाह रहना, कायद आज़म का ये जो है मीनार पाकिस्तान तुम गवाह रहना कि हम पाकिस्तान को रखना चाहते हैं, हम इक़्तिदार पाकिस्तान का इंतकाल नहीं चाहते, हम इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। ये सारा पूरी जो 2 घंटे की तकरीर है, बारिश हो रही थी, मजमा लाखों का था, उसमें ये सब नहीं, ये एक बात जो है, और ये चूँकि हमारा जो राइट विंग प्रेस था जो उस वक्त इस तरह की गंदगी छाप रहा था कि भुट्टो की वालदा से लेके और अजीब अजीब गंद उछाल रहे थे, वो प्रेस जो है उसने इस एक फिक्रे को उठाया। ठीक। और वहाँ से ये बात आज तक, जिस तरह उधर तुम इधर हम की बात आज तक जुड़ी रही है भुट्टो साहब के साथ, इसी तरह ये बात भी। हालांकि तारीख में ये हमारा सतहीपन है, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा कौमी शऊर की डिटरेशन कितनी हुई है और हम चीज़ों को सतही अंदाज से देखने के आदी हो गए हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब हमने शऊर हासिल किया तो हमारी गुफ्तगू में थॉट्स होते थे, नज़रियात पे बात होती थी। उसके बाद वक्त गुजरा तो फिर उनके साथ कमिटमेंट होती थी या उससे लोग बिट्रे करते थे, लेकिन नज़रियात थे। फिर अगली मरहला आया जहाँ पर लोगों ने वाक़यात पे बात करना शुरू की कि दुनिया में ये हो गया, लुबम्बा का कत्ल हो गया, हमने जुलूस निकाला, मतलब ये सारा अल-फतह में ज़ियाउल हक ने 20,000 जो मुजाहिदीन थे अल-फतह के उनको मार दिया। यानी इन वाक़यात पे डिस्कशंस होती थी। आज तमाम तर गुफ्तगू चैनल्स हों या प्राइवेट मीटिंग्स हों, डिस्कशन ये होती है कि ये जरदारी ने क्या किया, शख्सियात पे बहुत बात, तो बात शख्सियात पे आ गई है। और नवाज शरीफ क्या होगा, शख्सियात भी वैसी नहीं रही जो माजी में हुआ करती तो मुझे शर्म आती है। यानी बोने हैं, हाँ, बोने भी ये, यानी जो माशरे की तलछट थी, जो वार्ड कमेटी लेवल का भी वर्कर इन जो हुक्मरान हैं या रहे हैं, इनसे शौरी तौर पर बहुत आगे था। ये फरमाइए कि भुट्टो साहब जिस तरह से और सियासतदान होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं, इंतखाबात में और बात करते हैं, इंतखाबी नारे जो हैं उसमें अपनी तरजीहात का जो तयन किया जाता है वो ऐसा होता है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। लेकिन जब इक़्तिदार हासिल हो जाता है, जब इख्तियार हासिल हो जाता है, जब हुकूमत मिल जाती है, तो फिर वो तरजीहात आम तौर पर बदल जाती हैं। ठीक, भुट्टो साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ? यकीनन हुआ, और मेरा इख्तिलाफ ही इस बात पर हुआ था कि ये जो लाखों साथियों समेत लोग जो शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने 68-69 में इस जुर्म में कि उस घर पे झंडा लगा पीपल्स पार्टी का और उस जागीरदार ने उस घर की औरतों को उठा लिया, आज आपके साथ वो लाखों साथियों समेत शामिल होकर बैठ गया है। और ये कौन लोग हैं? रोज़ शामिल होते हैं लाखों जितने कन्वेंशन लीग के लोग थे, अवाम दुश्मन लोग थे, पाकिस्तान दुश्मन लोग थे, वो सब भुट्टो साहब के साथ आकर बैठने लगे। भुट्टो साहब को इदराक नहीं था इस मामले का या भुट्टो साहब की मसलियतें थीं? भुट्टो साहब उनमें कंफर्टेबल फील करते थे, एक, और दूसरा वो ये समझते थे कि इक़्तिदार में आने का रास्ता ये है अवाम की रस्ते गलियों से, इक़्तिदार में रहने का रास्ता फौज,
जागीरदार और इस्लामी नारे। आप बतौर दानिश्वर क्या समझते हैं, ये सोच दुरुस्त है? ये गलत थी, तभी तो हम अलग हुए। मैंने 73 में भुट्टो साहब नाराज़ होने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो लोगों को। जब मैं लिखता था तो रोज़ मुझे वो थपकी मिलती थी, वेल डन। और जब ये लिखना शुरू किया कि ये कौन लोग हैं, दूसरा मेरा जो मुतालबा था लिखकर कि हमने वादा किया है लोगों से रोटी कपड़े मकान का, हमने लिखकर, आपने तकरीर करके। तो आज नहीं तो कम से कम पॉलिसीज़ तो ऐसी बन जाएं, लोग हमारे बड़े अजीम हैं, वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अगर उन्हें ये लगे कि रास्ता ठीक है, हमारा कायद सच्चा है, हमें एक मंजिल तक ले जाएगा, वो इंतज़ार करेंगे। वो नाराज़ होने लगे, मैंने लेफ़्ट और फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी। फिर क्या हुआ कि वो लाखों साथियों समेत वाले लोग जब मुश्किल वक्त आई तो वो सब भाग गए, कोई नहीं था। हाँ, घड़ियाँ देखते थे, इंतज़ार करते थे। भुट्टो साहब की फांसी में 8 घंटे रह गए, 6 घंटे रह गए। उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, ज़ियाउल हक के साथ बैठे, हुक्मरानी में थे। तो और फिर उस मुश्किल वक्त में हम ही थे। अच्छा, ये मफाद परस्त लोग हैं इस तरह के जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, कायद आज़म का भी वास्ता ऐसे मफाद परस्तों से पड़ा, हमारे हुक्मरानों को और हमारे उन रहनुमाओं को ये बात क्यों समझ नहीं आती, वो अपने से पहले वालों के साथ होने वाले सलूक को पेश नज़र क्यों नहीं रखते कि वही लोग जो दाएं बाएं हो जाते हैं, वही यानी इक़्तिदार के मज़े लूट के फिर धकेल देते हैं किसी गहरी खाई में, फिर एक तरफ खड़े होकर किसी और मफाद परस्त के साथ शामिल होने को तैयार हो जाते हैं। एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो बना है ये इस्लाह पसंद जमात के ज़रिए बना है, रिफॉर्मिस्ट पार्टी के ज़रिए, इनकलाबी पार्टी के ज़रिए नहीं बना। ठीक। और जब बना तो बनने से चंद महीने पहले वो तमाम लोग यूनियनिस्ट जो थे, जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, जागीरदार, वो सब आकर शामिल हुए और इस यकीन पर शामिल हुए कि मुस्लिम लीग जो है वो जागीरदारी को ख़त्म नहीं करेगी। चुनाचे वो जो तरजीहात हैं जहाँ से हमने बात शुरू की, उस तरजीहात में इंटरनली, एक्सटर्नली तो हम अमेरिका चले गए, इंटरनली जितना जागीरदार, ये मफाद परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम जो लोग थे, ये आकर फिर मुस्लिम लीग में और उसके बाद हुक्मरानी में, और हुक्मरानी में इन्होंने रिश्ता, चूँकि हुक्मरानी में पंजाबी महाजिर शामनिस्ट हुक्मरान थे ब्यूरोक्रेसी में और फौज में, और ये जो जागीरदार हैं ये उनकी पनाह में थे। तो इन्होंने मिल मिलाकर जो तरजीहात का तयन किया वो पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ था और पाकिस्तान के अवाम के भी ख़िलाफ़ था। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम जायज़ा में वक्त एक छोटे से वक्फे का अली जाफ़र ज़ैदी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी और कोशिश करेंगे कि वक्फे के बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो लीजिए चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ।